नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षण कौशल यानी टीचिंग स्किल के भाग नंबर 2 को। तो दोस्तों, अगर भाग 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, उस पर जाके आप लोग देख लें। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के भी प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से आप लोग आकलन कर लेंगे कि किस स्तर का पेपर आता है। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किससे हुआ है? तो दोस्तों, किससे हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है अरस्तु से। क्या दोस्तों? अरस्तु से। अगला देखिए दोस्तों, अगला है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, किसका कथन है? तो दोस्तों, किसने कहा है कि 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है? तो दोस्तों, ये एडलर का है। किसका दोस्तों? एडलर का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, अगला है कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों, वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने कृत्रिम जीन का निर्माण किए थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला है अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मनोविश्लेषण संप्रदाय के स्थापना किसने की? तो दोस्तों, मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, ये की सिगमंड फ्रायड। कौन दोस्तों? सिगमंड फ्रायड। अगला देखिए दोस्तों, अगला है उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता है? तो दोस्तों, उपनयन संस्कार जो है ये वैदिक काल शिक्षा में किया जाता है। क्या दोस्तों? वैदिक काल में किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है वंश परंपरा के प्रमुख वाहक कौन होता है? तो दोस्तों, वंश परंपरा के प्रमुख वाहक जो हैं जीन होते हैं। कौन दोस्तों? जीन होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, संप्रेषण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? शाब्दिक और अशाब्दिक, यानी वर्बल और नॉन वर्बल। अगला देखिए दोस्तों, अगला है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों, वो है थॉर्नडाइक। क्या दोस्तों? थॉर्नडाइक जो है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, बच्चों का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों, बच्चों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक होना चाहिए। कैसा दोस्तों? सतत एवं व्यापक होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दें। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दंड क्या है और कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, दंड जो है एक प्रकार का नकारात्मक प्रेरणा है। क्या है दोस्तों? नकारात्मक प्रेरणा है। और ये दोस्तों कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों, दंड आपके 6 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? 6 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है प्रेरणा के कितने स्रोत हैं? तो दोस्तों, प्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। कितने दोस्तों? 4 स्रोत होते हैं। कौन कौन दोस्तों? वो होता है आवश्यकता, चालक, उद्दीपक और प्रेरक। यही प्रेरणा के 4 स्रोत होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला है वह अवस्था जिसमें बालक क्यों, कैसे आदि का प्रश्न करता है। तो दोस्तों, वो कौन सी अवस्था है जिसमें बालक क्यों कैसे का प्रश्न करता है? तो दोस्तों, वो अवस्था है बाल्यावस्था। दोस्तों, बच्चा बाल्यावस्था में क्यों कैसे का आदि का प्रश्न करता है। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बालक के हाथ पैर एवं नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह कथन किसने दिया है? तो दोस्तों, ये कथन किसने दिया है? तो दोस्तों, ये कथन रूसो ने दिया है। कौन दोस्तों? रूसो ने दिया है। अगला देखिए दोस्तों, अगला दोस्तों देखिए प्रश्न, अगला है व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रकार के होते हैं। कितने दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन दोस्तों? जैविक कारक और वातावरणीय कारक। ये 2 कारक
होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बुद्धि और शरीर कैसे कारक है? तो दोस्तों बुद्धि और शरीर ये जैविक कारक है। कौन दोस्तों? जैविक कारक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ जो होती है ये 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों? 14 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बालक की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बालक का सामाजिकता का परीक्षण ये क्या है दोस्तों? समाज मिति विधि के कारण होता है। क्या दोस्तों? समाज मिति विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो दोस्तों मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला सन 1879 क्या दोस्तों 1879 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये जर्मनी के लिप्जिंग शहर में हुई थी। क्या दोस्तों? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शिक्षा ही राष्ट्र एकता का आधार है किसका कथन है? क्या दोस्तों? शिक्षा ही राष्ट्र एकता का आधार है किसका कथन है? तो दोस्तों ये किसका कथन है? तो दोस्तों ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, जो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों वह खेल पद्धति जिसमें किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। तो दोस्तों कौन सी पद्धति है? तो दोस्तों है डाल्टन पद्धति। क्या दोस्तों? डाल्टन पद्धति में वह खेल पद्धति जिसमें किसी तरह प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया है? तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। किस पे दोस्तों? बिल्ली पे किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है सीआर थियरी के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों सीआर थियरी जो है दोस्तों इसके प्रतिपादक पावलोव हैं। कौन दोस्तों? पावलोव है। और दोस्तों हमें कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि पावलोव ने किस जंतु पे अपना प्रयोग किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को सूज के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो है चार्ल्स ग्रांट को। किसको दोस्तों? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की? तो दोस्तों भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन ने की। कौन दोस्तों? लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। अगला देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों क्या है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, प्रयोगवाद के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों ये है जॉन डीवी। कौन दोस्तों? जॉन डीवी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है टर्मन के अनुसार कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे प्रतिभाशाली माने जाते हैं? तो दोस्तों कितनी बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली माने जाते हैं? और किसके अनुसार बताना है दोस्तों? तो टर्मन के अनुसार। तो वो है दोस्तों 140। क्या दोस्तों? 140 बुद्धि लब्धि वाले बच्चे जो होते हैं प्रतिभाशाली माने जाते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले बच्चे किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा? तो दोस्तों वो है हेविट एवं फोर्नेस ने। कौन दोस्तों? हेविट एवं फोर्नेस ने कहा था कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुण वाले
बच्चे किसने कहा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शिक्षा के कितने प्रमुख ध्रुव हैं। तो दोस्तों शिक्षा के जो ध्रुव हैं वो 3 ध्रुव हैं। कितने दोस्तों, शिक्षा के 3 ध्रुव हैं। कौन कौन से, तो एक होता है दोस्तों शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यही शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है शिक्षण का सामान्य अर्थ क्या है। तो दोस्तों शिक्षण का सामान्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना तथा तथ्यों का बोध कराना। क्या दोस्तों, ज्ञान प्रदान करना या तथ्यों का बोध कराना, ये शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है मुदालियर आयोग किससे संबंधित था। तो दोस्तों मुदालियर आयोग है जो दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा के सुधार से, क्या दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा के सुधार से संबंधित था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, छनाई का सिद्धांत। तो दोस्तों छनाई का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दोस्तों वो है मैकाले ने। क्या दोस्तों, मैकाले ने छनाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया। तो दोस्तों कौन किया, तो दोस्तों वो है हॉटोंग समिति। क्या दोस्तों, हॉटोंग समिति ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम समिति का अपव्यय और अवरोधन पर विचार किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है परम शून्य स्थिति होती है। तो दोस्तों परम शून्य स्थिति जो होती है अनुपातित स्केल में, क्या दोस्तों, अनुपातित स्केल में जो होती है परम शून्य स्थिति। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। तो दोस्तों पाठ प्रस्तावना का मुख्य घटक जो है वो है पूर्व ज्ञान। क्या दोस्तों, पूर्व ज्ञान है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। तो दोस्तों किस उद्देश्य के लिए हुई है, तो दोस्तों ये हुई है दिव्यांगजन शिक्षा। क्या दोस्तों, दिव्यांगजन शिक्षा के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पे दोस्तों, कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण में मानसिक उद्वेलन तकनीकी डैश चिंतन के महत्व पर बल देता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि किस पे बल देता है। तो दोस्तों ये देता है अपसारी पे। क्या दोस्तों, अपसारी पे बल देता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है। तो दोस्तों आत्मसातीकरण तथा समायोजन की प्रक्रिया ये संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से। क्या दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास से। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा विकास की किस अवस्था में होता है। तो दोस्तों शिशु जन्म के पश्चात 15 माह के, तो ये होता है दोस्तों प्राक भाषा विकास अवस्था। क्या दोस्तों, प्राक भाषा विकास अवस्था में होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है गेने के अधिगम पदानुक्रम में अधिगम की सर्वोच्च अवस्था होती है। तो दोस्तों कौन सी अवस्था है, तो वो है दोस्तों समस्या समाधान। क्या दोस्तों, समस्या समाधान। तो दोस्तों ये रहा आपके शिक्षण कौशल पे आधारित प्रश्न। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।